लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ ये मैंने आपको शेयर किया था, राइट? यस। तो इसको कर लिया था। ओके, ठीक है। तो फटाफट वैसे भी देखते जाओ क्या क्या किया गया है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या है? तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, डायगोनल के अक्रॉस एलिमेंट इंटरचेंज हुए और ये एलिमेंट भी इंटरचेंज हुए, तो इसका मतलब है कि R1 is interchanged with R2 and C1 is interchanged with C2. Very correct. Irrespective of the order, पहले रो इंटरचेंज करके कॉलम इंटरचेंज करो या कॉलम इंटरचेंज करके रो इंटरचेंज करो, इट इज सेम। एंड सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन टू क्या होगा? फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो समझ में आ गया, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? तो ये भी देख लो। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन में एलिमेंट्स को देखो, 24 12 है, 18 6 है। 18 6 तो एज इट इज है, सिर्फ ये पोजीशन चेंज हुई, राइट? तो हम क्या करेंगे, रो इंटरचेंज कर दें, कॉलम इंटरचेंज कर दें। लिख देते हैं C1 इंटरचेंज विद C2। और कुछ? कॉलम इंटरचेंज किया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 6 एंड 24 एंड 18, एंड देन समथिंग इज टू बी टेकन कॉमन। क्या कॉमन लिया? तो यहाँ पर 8 है, यहाँ 36 है। क्या किया? हाँ, C1 को C1/3 कर दिया, मतलब है कि C1 में से 3 कॉमन निकाला और C2 में 3 इंट लिया। ओके, ठीक है। C1 से कॉमन निकाला कि R1 से? चलो, तो आपने इसको बोला कि कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। C1 इज रिप्लेस बाय C1/3 एंड C2 इज रिप्लेस बाय, तो ये हटा दो, है ना? ये नहीं करना है। C1 इज रिप्लेस बाय C1/3, मतलब है कि यहां से 3 बाहर निकाला और वो इसमें इंटरसेक्ट कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया। तो होगा क्या कि जब 3 बाहर निकालेंगे यहां से तो आ जाएगा 8 एंड 6, और इसमें 3 इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18। तो C2 इज रिप्लेस बाय 3C2। गुड। और T3 थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? यहां से 2 बाहर निकाला और इसमें मतलब यहां से 2 लेकर के इधर इंसर्ट कर दो, तो इसको लिखेंगे आप R1 इज रिप्लेस बाय हाफ R1 एंड R2 इज रिप्लेस बाय 2R2। वेल डन, ये भी हो गया। तो आइडेंटिफाइड दिस, आइडेंटिफाइड दिस, आइडेंटिफाइड दिस। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? इससे लास्ट कैसे मिलेगा? एलिमेंट को देखो, यहाँ 4 12 है, मतलब यहाँ पर 4 चाहिए मुझे। तो यहाँ से 4 बाहर निकालो, तो यहाँ से 3 बाहर निकालो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। बट वो 3 इधर, इधर से 3 बाहर एक्सट्रैक्ट करके रो से और कॉलम में इंसर्ट कर दो। अब बोलोगे R2 इज रिप्लेस्ड बाय 1/3 R2 एंड C2 इज रिप्लेस्ड बाय 3C2। तो यहां से 3 गया तो ऐसा आ जाएगा 4 18
एंड 3 निकला तो यहाँ 4, यहाँ 12, और वो जो 3 बाहर कॉमन आया, ये 3 को इस कॉलम में इंसर्ट कर दिया, तो ये आ गया। तो आप रो से कॉमन लेकर, फैक्टर कॉमन लेके किसी कॉलम में, या किसी रो से लेके किसी रो में इंसर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक करी है वो सारी प्रॉपर्टीज को आपको ध्यान में रखना होगा व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, राइट। अगला जो क्वेश्चन था वो भी सिंपल था। ये कितने लोगों ने कर लिया? किसका इसका हो गया ये? जस्ट लेट मी नो, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। हाउ मेनी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन? दीक्षांत का हो गया, ओके। देखते जाते हैं। मेजॉरिटी ने कर लिया, गुड। T1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? तो एक बात तो क्लियर है कि 2 4 6 का हाफ है 1 2 3, तो R1 इज रिप्लेस्ड बाय हाफ R1। R1 फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिया, सेकेंड रो एज इट इज है, और वो जो 2 फर्स्ट रो से आपने फैक्टर एक्सट्रैक्ट किया उसको थर्ड रो में इंसर्ट किया। नो, 2 आपने बाहर निकाला, यहां पर 8 है तो यहां से 4 भी बाहर निकाला, यहां से 4, तो आप लोग R3 इज रिप्लेस्ड बाय 1/4 R3, बिकॉज किसी रो को उसके उसी रो के स्केलर मल्टीपल से रिप्लेस कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज होगी, तो कॉम्पनसेट करने के लिए आपने 2 से यहां डिवाइड किया था तो बाहर 2 मल्टीप्लाई होगा, यहां 4 से डिवाइड किया तो बाहर 4, तो 8 टाइम्स दिस आ गया। ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन फिर से यही देखो, ये 1 2 3 1 3 5 3 2 4 है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया आपने? गुड। कॉलम 1 से, कॉलम 1 से 4 टाइम्स से रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो यहां पर जो 2 और 4 फैक्टर आया, वो 4 फैक्टर, 8 में से 4 फैक्टर तो आपने यहां इंसर्ट कर दिया इसमें 4, और ये मिडिल कॉलम तो एज इट इज है, और जो 2 था वो 2 को यहां इंसर्ट कर दिया, तो इसको बोलेंगे कि C1 इज रिप्लेस्ड बाय 4C1 एंड C3 इज रिप्लेस्ड बाय 2C3। तो ये 1 1 3 का हो गया, 4 4 12, और ये 6 10 8 हो गया। तो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया। थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है? इसको इसको देखो, देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम थोड़ा सा फर्क हुआ। क्या फर्क हुआ आपको समझ में आ गया होगा। ये 10 6, यहाँ 6 10 हो गया, मतलब यहां पर हुआ कि R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड, and you know that whenever two row or any two column interchange, the value becomes negative because cofactors reverse their sign, and because of that यहाँ एक माइनस साइन आ रहा है, देखो ये माइनस साइन आ रहा है, और फर्स्ट रो सेकंड रो इंटरचेंज हो गई, थर्ड रो एज इट इज है, तो ये भी हो गया। इसके बाद T4, T4 क्या है वो भी बोल दो। T4, यस, 4 3 10, फर्स्ट रो एज इट इज, थर्ड और सेकंड रो में चेंजेस नजर आ रहे हैं। क्या चेंजेस हैं? तो पहले तो रो इंटरचेंज हुई है, अब रो इंटरचेंज कर दिया तो बात खत्म हो गई। तो यहां बोलेंगे आप R2 इज इंटरचेंज विद R3, R2 इज इंटरचेंज विद R3, तो एक माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और आ गया तो प्लस आ गया। और एक रोलिंग की प्रॉपर्टी भी आपको याद होगी ना, अगर मान लिया कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ABCDEFGHIJKLMNOP, ऐसा एक 4/4 का डिटर्मिनेंट है, और अगर मैं इसके किसी भी स्पेसिफिक रो को इधर से रोल करते हुए यहां रख देता हूं, इस जगह पर प्लेस करता हूं,
तो वैल्यू क्या होगी, EFGHIJKLMNOPABCD, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ओरिजिनल से के रिस्पेक्ट में क्या होगी, तो बिकॉज नंबर ऑफ रोज इट इज पास्ड ओवर इज 3, तो वैल्यू बिकम -1 to the power 3 टाइम्स ओरिजिनल, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। तो ये रोलिंग वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद होगी। तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज को कैन यू रिकॉल, एक एक करके फटाफट सारी प्रॉपर्टी जरा रिकॉल करो। तो पहली प्रॉपर्टी थी इफ ऑल the elements of any row or column 0 then the value is 0, this was the first property। और सारी प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए एट ए टाइम, तभी वो स्ट्राइक करेगी। दूसरा था the reduction and increase of order, if one element except one element all the element of any row or column 0 the order reduces to 1। तीसरी प्रॉपर्टी थी the determinant of the triangular matrix is product of principal diagonal element। चौथी प्रॉपर्टी थी, बोलो, ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। पांचवी प्रॉपर्टी थी if all the elements of any row are having a common factor lambda, that factor can be taken out, and if lambda is multiplied to a determinant, that scalar lambda will multiply to all the element of any one row or any one column। इसके बाद में कुछ जो प्रॉपर्टी थी 6th 7th 8th वो ऐसी एक प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे और कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू जो है वो डेल्टा डैश विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा, है ना। ये प्रॉपर्टी 6 थी। प्रॉपर्टी 7, इसी प्रॉपर्टी से एक प्रॉपर्टी जनरेट हुई थी कि अगर दो रो आइडेंटिकल है, इफ आर आई इज आइडेंटिकल विद आर जे, कोई भी दो रो आइडेंटिकल है या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। आठवीं प्रॉपर्टी थी determinant of Ka is equal to k raised to the power order times determinant A। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बात और मैंने बताई थी, that determinant of AB is equal to determinant A into determinant B, अगर A और B स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर है तो। और बताया था determinant of A इनवर्स is equal to 1 by determinant A। तो ये कुछ, चाहे आप उसको 8 प्रॉपर्टी बोलो या 10 प्रॉपर्टी बोलो, दीज प्रॉपर्टीज हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। अब इसे के आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे बेटा समेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ समेशन। समेशन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो प्रॉपर्टी 9 लिखेंगे या प्रॉपर्टी 8 तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे यार, मुझे लग रहा है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, अच्छा चलो नंबर वाइज ये प्रॉपर्टी वैसे तो 9 होनी चाहिए आप को जो मैंने डिस्कस किया था, बट जो भी नंबर हो उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर समेशन ऑफ 2 टर्म्स then the determinant can be broken into summation of 2 determinants। determinant can be broken into summation of 2 determinants। कैसे, अब पहले तो ये समझो कैसे करेंगे, पहले ये समझो। मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ओके, और मान लो इसके अंदर कुछ ऐसा है, ये डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा है। मैंने बोला कि इसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट है वो A11 प्लस B11 है, A12 प्लस B12 है, और तीसरा एलिमेंट जो है वो A13 प्लस B13 है, A13 प्लस B13 है। और जो सेकेंड रो का एलिमेंट है वो A21, A22, A23 है, और जो थर्ड रो का एलिमेंट है वो A31, A32 और A33 है। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। इसमें फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं,
3 और हर एक एलिमेंट दो नंबर्स का सम है, 2 नंबर का सम, 2 टर्म है, ईच एलिमेंट हैज 2 टर्म्स, 2 से मोर देन 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं. नाउ they say that this determinant can be written as summation of 2 determinants. Although any determinant can be written as summation of 2 determinants, summation of any number of determinants, because determinant is a number and any number can be split into as many numbers, summation of as many numbers as desired. इस बात को ध्यान रखना. But उसको किसी भी डिटर्मिनेंट को बहुत सारे डिटर्मिनेंट का सम के फॉर्म में लिखने के लिए पहले उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के पार्ट करने पड़ेंगे, फिर हर पार्ट के लिए एक डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा. यहां पर बात कुछ और हो रही है. विदाउट इवेल्युएटिंग आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्लिट दिस डिटर्मिनेंट एज समेशन ऑफ 2 डिटर्मिनेंट. कैसे देखो, तो बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो, फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो. इफ यू डू एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट रो, क्या मिलेगा बोलो? अलॉन्ग R1 इसको एक्सपेंड करो, आप अपने आप करो, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं. तो क्या मिलेगा? मिलेगा A11 प्लस B11 मल्टीप्लाइड बाई C11, A12 प्लस B12 मल्टीप्लाइड बाई C12, A13 प्लस B13 मल्टीप्लाइड बाई C13. क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है. अब जरा ध्यान से देखो, C11, C12 एंड C13 ये क्या है? ये कोफैक्टर्स हैं. और ये जो कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं, तो ये दे ओनली डिपेंड ऑन दीज 2 रोज. C11 क्या होगा? A22 A33 माइनस A32 A23, दिस माइनस दिस. C12 क्या होगा? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का नेगेटिव. C13 क्या होगा? तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो सेकेंड रो और थर्ड रो गवर्न करेगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C11 C12. अदर वे राउंड, अगर ये कोफैक्टर न्यूमेरिकली चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब सेकेंड और थर्ड रो वही है, सेम रहेगी. अब आते हैं, इसको थोड़ा और आगे ले चलते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 2 समेशन बन रहा है. एक तो आप इसको ऑब्जर्व करो, पहले इसको, A11 टाइम्स C11, A12 टाइम्स C12, A13 टाइम्स C13. क्या आएगा? लिख दो अलग से सेपरेटली. A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 प्लस जो रिमेनिंग टर्म है उसको फिर से लिख दो, तो आएगा B11 C11, B12 C12, B13 C13. नाउ ऑब्जर्व द फर्स्ट वन. ये फर्स्ट वन को ऑब्जर्व करो. क्या आपको लगता नहीं ये एक डिटर्मिनेंट है? उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप इसको देखो और इसको देखो, कोफैक्टर सेम है. इसका मतलब है कि अगर ये एक डिटर्मिनेंट है, अगर ये डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्वांटिटी भी एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखी जा सकती है. मान लो डिटर्मिनेंट है डेल्टा 1, और इसी तरह से दूसरा भी एक डिटर्मिनेंट होगा डेल्टा 2. ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में खास बात क्या होगी? खास बात होगी कि कोफैक्टर जो डेल्टा के कोफैक्टर है वही डेल्टा 1 के कोफैक्टर है, वही डेल्टा 2 के कोफैक्टर है. इसका मतलब है कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में R2 and R3 will be exactly similar to R2 and R3 of डेल्टा. तो मैं डेल्टा 1 लिखने जा रहा हूं. देखो डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या लिखूंगा? इट इज इक्वल टू A21 वही रहेगा, A22 वही रहेगा, A23 वही रहेगा, A31, 32, 33 will also remain same. Only in place of A11 plus B11, इसकी जगह पर in place of this I will have A11 only. In place of A12 plus B12 I'll have A12 only. And here A13. I hope you all understand. This is delta 1. This is delta 1. Similarly, what is delta 2? You can observe delta 2 is this. B11, B12, B13 and A21, A22, A23
and A31, 32 and 33। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जस्ट मुझे कंफर्म करो पोल पे कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। बोला गया कि इफ all the elements of any row have are having summation of two terms, then the determinant will be written as summation of two determinants by retaining the other two rows other rows as they are and using the individual terms as element of the two डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एक टर्म ले लिया, दो में से एक लिया, और रिमेनिंग टर्म से सेकेंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो बन जाएगी। तो ये समेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं एक डेल्टा है तुम्हारा ऐसा 7 6 9 1 2 3 4 1 5, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 2। एक रो को केवल आप स्प्लिट करोगे, दो ऑल बट वन, एक को स्प्लिट करेंगे, रिमेनिंग रोज को एज इट इज रखना पड़ेगा, प्लस यहां पर 1 2 3 4 1 5, सेकेंड थर्ड रो को एज इट इज रखा, फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अपनी मर्जी है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसको 4 6 9 है, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसा 1 2 3 और 6 and 4 and 6। इस 7 को क्या लिखा 1 + 6, 6 को क्या लिखा 2 + 4 और 9 को क्या लिखा 3 + 6। ऐसा इसकी जगह पर ये मान लिया और फिर 1 2 3 से एक डिटर्मिनेंट बना दिया, 1 2 3 से एक बन गया और 4 6 से दूसरा बन गया। अब ऐसा ही क्यों बनाया? जैसे चाहो वैसे ब्रेक कर दो आप, लेकिन ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मैंने देखा ऐसा करने से पहले डिटर्मिनेंट की दो रो आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, और दूसरे डिटर्मिनेंट में ये 2 3 है और ये 4 6 है, तो इसका जस्ट डबल है ये दोनों एलिमेंट, तो आगे चल के रो ऑपरेशन में हेल्प कर जाएगा। मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से हम ये प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते। तो ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब इसको कंप्लीटली देखो, मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं कि क्या मैंने बताया आपको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर समेशन ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल a plus x b plus y c d can be written as a b c d and x y c d। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखा जाए, है ना, ऐसे लिखा जाए जरूरी नहीं है। आपको रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a y c d प्लस x b c d, ये भी तरीका है। तो ऐसा सिर्फ ये है कि हर एक टर्म को दो टर्म में ब्रेक करो, फिर एक एक टर्म से एक डिटर्मिनेंट वाला और रिमेनिंग टर्म से दूसरा बना लेना है। इसी का एक कन्वर्स प्रॉपर्टी भी है, कन्वर्सली। तो कन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है वो भी लिख दो। कन्वर्सली ये Δ1 है और ये Δ2 है, देख रहे हो Δ1 Δ2, देखो ध्यान से। अब ये दो डिटर्मिनेंट है, क्या खास बात है दोनों में? हाँ हाँ, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? माइनस है तो माइनस हो जाएगा, या प्लस करके वो माइनस रख दो, बाद में माइनस कॉमन आ जाएगा। अब इसमें देखो तो दो डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम सेम है दोनों का, और इन दोनों डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम भी सेम है और मिडिल कॉलम डिफरेंट है।
अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो ऐड भी कर सकता हूं। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2? तो A1, A2, A3 और C1, C2, C3 सेम रहेगा, और B1 प्लस D1, B1 प्लस D1 हो जाएगा, B2 प्लस D2 हो जाएगा, और B3 प्लस D3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं यहां एक बात लिख सकता हूं, जो आपने लिखा ना उसी का कन्वर्स की, कन्वर्सली इफ n नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऐसे लिखते जाएंगे फटाफट, n नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स have one row variable, one row oblique column variable and remaining rows oblique column identical. ठीक है? देन फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1 X, Y, Z, U, V, W। फिर एक डिटर्मिनेंट है A2, B2, C2 X, Y, Z, U, V, W। फिर एक डिटर्मिनेंट है A3, B3, C3 X, Y, Z, U, V, W एंड ऑन, ऐसा है। ये सभी डिटर्मिनेंट को ऐड किया जा सकता है, दे विल गेट एडेड टू फॉर्म अ डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर 3/3 by retaining the constant rows as they are, retaining the identical rows oblique column as it is। तो ये जो आइडेंटिकल रोज हैं इनको एज इट इज रिटेन करना है। तो यहां मैं लिख दूंगा x, यहां लिख दूंगा y, यहां लिख दूंगा z, और यहां लिखूंगा u, यहां लिखूंगा v, यहां लिखूंगा w। और फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है, जो वेरिएबल रो है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तो इसको अब लिख देंगे सिग्मा AI। क्या लिख देंगे? सिग्मा AI। यहां आ जाएगा सिग्मा BI, और यहां आ जाएगा सिग्मा CI। I वेरीज 1 to n। ये उसी प्रॉपर्टी का कन्वर्स है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में जो डिस्कशन हुआ उसी का कन्वर्स है। ऐसे सोचो, ये दो डिटर्मिनेंट हैं जिसमें एक रो वेरिएबल है, ये वेरिएबल रो है, और ये फिक्स्ड रो है। तो ऐसे दो डिटर्मिनेंट को ऐड करके एक सिंगल डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। कैसे? तो बोल रहे हैं जो फिक्स्ड रो है उसको एज इट इज रिटेन करो, और वेरिएबल रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो। जैसे यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐड हो जाएगा, 1 एलिमेंट ऐड हो जाएगा, 1 2 ऐड हो जाएगा, 1 3 के साथ ऐड हो जाएगा, ऐसे सारे ऐड हो जाएंगे। तो यह है कन्वर्स प्रॉपर्टी, मतलब समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, स्प्लिटिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, दोनों बातें यहां पर समराइज करी जा रही हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। कन्वर्स समझ में आ गया? ओके जी, थैंक यू। तो प्रॉपर्टी 8 क्लियर हो गया बेटा। और कन्वर्सली ये वाली बात भी समझ में आ गई कि अगर दो डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है, एक सिंगल वेरिएबल रो या सिंगल वेरिएबल कॉलम होगा तभी डिटर्मिनेंट्स को ऐड करेंगे। दिस इज वन थिंग। एंड स्प्लिट करते समय भी सिंगल रो के अंदर में अगर मल्टीपल टर्म्स हैं तो उसको उतने डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। जो रिमेनिंग रोज हैं दे विल बी केप्ट एज दे आर।
अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 9 था जो मैंने आपको बता दिया, लिखा था। क्या बोला कि इफ n नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैव ऑल बट वन रो वेरिएबल, सॉरी ऑल बट वन रो आइडेंटिकल, if n number of determinants have all but one row oblique column identical, इसका मतलब क्या हुआ, all rows are identical but one, एक रो को छोड़ के रेस्ट ऑफ द रोज आर सेम, या एक कॉलम लिविंग वन कॉलम असाइड रेस्ट कॉलम्स आर आइडेंटिकल, then such n number of determinants can be added to form a single determinant, keeping the identical rows oblique column as they are and adding the corresponding element of the variable row oblique column. ठीक है, तो ये है उसका एप्लीकेशन, या बोलो उसका कन्वर्स, प्रॉपर्टी 8 में जो पढ़ा उसका कन्वर्स है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आंसर करिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ डेल्टा के इज 2k plus 1 6 8, this is a determinant where k can take value from 1 to n, then find out delta 1 plus delta 2 plus delta 3 up to delta 10. डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 अप टू डेल्टा 10 फाइंड करो। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि ये वेरिएबल रो है, डेल्टा 1 अगर k की वैल्यू 1 डालोगे तो डेल्टा 1 विल बी 2 3 एंड 6 8। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, k को 2 डालोगे तो 4 5 6 8 एंड 6 7 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे आपके पास 10 डिटर्मिनेंट्स हैं। तो ऑब्वियसली इसको सम करने का मतलब क्या, इसको सम करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा, जो फिक्स्ड रो है वो तो एज इट इज रहेगी, वेरिएबल रो में यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 भी नहीं, 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन। तो इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो ये क्या आ रहा है, इट इज सिग्मा डेल्टा के वेरीज 1 to 10। तो जो ये आ रहा है, कैन आई राइट दिस एज सिग्मा डेल्टा 2 सिग्मा 2k के वेरीज 1 to 10, और यहां लिख सकता हूं सिग्मा 2k प्लस 1 के वेरीज 1 to 10, और ये 6 है ये 8 है, यही तो है। इसका मतलब याद रखो कि जब यहां सिग्मा लगाएंगे k वेरीज 1 to n ऐसा कुछ करेंगे तो ये सिग्मा वेरिएबल रो पे ऑपरेट हो जाएगा, यहां सिग्मा लग जाएगा और यहां सिग्मा लग जाएगा, ये वही रहेगा, ये याद रखना। अब आगे तो आप कर ही जाएंगे, ये 10 जी, ये भी एपी है और ये भी एपी है, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा बता दो जरा। तो ये 2 कॉमन लेकर के 1 से लेके 10 तक का सम हो जाएगा, तो 10 into 11 by 2, राइट। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 110 हो गया, या 10 into 11 हो गया। ऐसे ये दूसरा वाला जो है 3 plus 5 plus 7, 3 plus 5 plus 7 है, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, 3 plus 5 plus 7 अप टू कहां तक, फर्स्ट 11 तो नहीं है, अप टू कहां तक है, 21 तक। अब इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर का सम है जो कि ऑड है, तो 11 का स्क्वायर 121, ये जो है तुम्हारा फर्स्ट 11 ऑड नेचुरल नंबर का सम है, तो ये हो जाएगा 121 माइनस 21, तो ये 100 आ जाएगा, और इधर रहेगा 6, इधर रहेगा 8। फाइनली देखो तो 10 कॉमन ले लो बेटा, फर्स्ट रो से 10 कॉमन ले लो, सेकेंड रो से अगर आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 10 into 2 20 हो गया, और ये बच जाएगा तुम्हारा 10 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 11, यहाँ रह गया 10, यहाँ रह गया 3, यहाँ रह गया 4 एंड 44 माइनस 30, तो फाइनल आंसर आएगा 10 into
यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। हमने बोला 121 माइनस 1 होना चाहिए, 120 होगा, 120। तो ये 100 की बजाय 120 है, ठीक है। एनीवे 10 कॉमन लिया तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, दिस इज 12। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 36। 44 माइनस 36 क्या हो जाएगा? 8। तो 60, 160 आंसर आ रहा है सबका? ठीक है। तो ये हो गया आपका कि समेशन वाली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। इफ डेल्टा के इज इक्वल टू 2k, 2k plus 1 and 2 to the power k, या 2k minus 1 लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। एंड हेयर इट इज n square plus n, here it is n square, and here it is 2 raised to the power n minus 1, and this is 1 1 1, ठीक है। अब मैंने बोला इफ डेल्टा के इज दिस, देन फाइंड सिग्मा डेल्टा के वेयर के वेरीज 1 to n। जल्दी आंसर करो, क्या आएगा? अब यहां पर ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप k की वैल्यू को चेंज करते हो तो ये दो रो अनऑल्टर्ड रहेगी, ये दो रो नहीं चेंज होगी। डिटर्मिनेंट चेंज होता रहेगा, बट ये सेकेंड रो एंड थर्ड रो विल रिमेन आइडेंटिकल। ओनली वेरिएबल रो विल बी फर्स्ट रो। और ऐसे डिटर्मिनेंट को ऐड करते हैं तो फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। मतलब अगर बेटा यहां आप सिग्मा ऑपरेट करोगे तो वो सिग्मा यहां ऑपरेट हो जाएगा, यहां सिमिलरली। तो बेसिकली सिग्मा डेल्टा के तुम्हारा ऐसा आएगा, सिग्मा 2k वेयर k वेरीज 1 to n, सिग्मा 2k minus 1 k varies 1 to n, and sigma 2k power k varies 1 to n. Here it is n square plus n, here it is n square, here it is 2 raised to the power n minus 1, here it is 1 1 1. Now you know that ये summation n square plus n हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, और ये आ जाएगा जीपी 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n। तो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। एक सेकेंड, जीरो नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, है ना। 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये डबल ऑफ, यहां पर एक्चुअली ये 2 टाइम्स होगा तब जीरो होगा, है ना। अगर ये एलिमेंट ट्वाइस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा तो जीरो होगा। करेक्शन कर लो, ऐसे नहीं अभी जीरो नहीं होगा। अब जो मैंने एक्चुअल क्वेश्चन दिया उसमें आंसर जीरो नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आंसर क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं। हाँ यस यस यस, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अगर यहाँ डबल हो जाएगा तब जीरो आ जाएगा। चलो ठीक है, समेशन वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई, प्रॉपर्टी 9 समझ में आ गया। इसके बाद में अब 10th प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है जिसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसी का मैं वेट कर रहा था, तो आप लिखेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है? तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी स्पेसिफिक रो में किसी दूसरे रो के स्केलर मल्टीपल को ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है।
तो राइट इट डाउन. The value of determinant of a square matrix A remains unchanged. The value of determinant of a square matrix A remains unchanged on adding some scalar multiple of elements of any row. Some scalar multiple of elements of any row. Any row to corresponding element of any other row. जो बात मैं रो के लिए बोल रहा हूं वही कॉलम के लिए वैलिड है. जब हम रो की बात करेंगे तो रो की बात करेंगे, जब हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम. रो ट्रांसफॉर्मेशन अलग होगा, कॉलम अलग होगा, बट एग्जैक्टली सिमिलर वे से दोनों प्रोसीड करेंगे. ठीक है, क्या बोला गया इसका मतलब समझो. इसका मतलब बोला गया कि इफ आई हैव अ डिटर्मिनेंट डेल्टा and in that delta we are making a transformation that ith row is replaced by elements of ith row plus some scalar multiple lambda times jth row. ith row के एलिमेंट में jth row किसी दूसरी रो के एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कांस्टेंट मल्टीपल लैम्डा मल्टीपल्स को ऐड किया. जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उस रो में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, उस रो के एलिमेंट में हम किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल्स ऐड करेंगे. तो ऐसा करने पे मान लो हमारा डिटर्मिनेंट हो गया डेल्टा 1 था और पहले क्या, अब क्या हो गया डेल्टा 2. तो डेल्टा 1 विल रिमेन डेल्टा 2. ऐसा करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज. क्यों? प्रूफ देखो. मान लो एक डिटर्मिनेंट हमारा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 and A3 B3 C3. और मैंने इसमें ऐड किया, क्या ऐड किया? मैंने इसमें ऐड किया फर्स्ट रो के एलिमेंट में, मतलब मैंने इसमें लिखा A1 प्लस, या ऐसा नहीं, छोड़ो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 क्या है? ये डेल्टा है और ये क्या है? जो सेकेंड डिटर्मिनेंट मैं लिख रहा हूं वो एक्चुअली जीरो है. क्यों जीरो है? बिकॉज इफ आई टेक लैम्डा कॉमन, द रो 2 and रो 3 आर आइडेंटिकल. R2 is identical with R3 by taking lambda out, and therefore this determinant is 0. और 0 ऐड करने से नंबर चेंज नहीं होती. तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा डेल्टा 1, मतलब डेल्टा, ऐसे इसको बोलो, तो यही आ जाएगा क्या? यही आ जाएगा A1 प्लस लैम्डा A2 B1 प्लस लैम्डा B2 C1 प्लस लैम्डा C2 and A2 B2 C2 A3 B3 C3. मानते कि नहीं मानते? ये डेल्टा है, ये जीरो है. डेल्टा प्लस जीरो इक्वल टू डेल्टा. इससे हमने क्या प्रूफ किया? हमने बोला ये भी डेल्टा है और ये भी डेल्टा है. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि
यहां से ये कैसे मिला? तो ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ा सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है कि सेकेंड रो इज केप्ट एज इट इज, third row is kept as it is, and first row is changed. How does it is changed? So first row r1 is replaced by r1 plus lambda times r2. तो फर्स्ट रो के एलिमेंट में सेकेंड रो के एलिमेंट के लैम्डा मल्टीपल्स को ऐड किया, लैम्डा टाइम्स r2 को हमने इसमें ऐड कर दिया, और ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो में किसी दूसरी रो ऑब्लिक रोज के कांस्टेंट स्केलर मल्टीपल ऐड करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है और उसमें मैंने लिखा कि r1 इज रिप्लेस बाय r1 प्लस लैम्डा टाइम्स r2 प्लस म्यू टाइम्स r3, तो वैल्यू वही रहेगी। और जो बात मैं रो के लिए बोल रहा हूं वो कॉलम के लिए भी, C1 कैन बी रिप्लेस या CI कैन बी रिप्लेस बाय CI प्लस K टाइम्स CJ। अब ध्यान ये रखना है कि जिस रो को रिप्लेस कर रहे हो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, उसके एलिमेंट में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। रिप्लेस्ड रो, ट्रांसफॉर्म्ड रो के एलिमेंट में दूसरी रो के सिमिलर मल्टीपल ऐड होने चाहिए। मतलब जो A1 में अगर लैम्डा टाइम्स A2 ऐड हुआ, A2 का लैम्डा मल्टीपल ऐड हुआ, तो B1 में भी B2 का लैम्डा मल्टीपल ही ऐड होगा। ये नहीं कि यहां पर लैम्डा टाइम्स ऐड किया, यहां पर म्यू टाइम्स ऐड कर दिया। तीनों एलिमेंट में अलग अलग नहीं ऐड होगा, सेम स्केलर मल्टीपल ऑफ पूरा रो का स्केलर मल्टीपल ऐड होगा, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये मैंने करके दिखाया कि क्यों नहीं चेंज होगी। तो ये समझ में आ गया सबको कि डिटर्मिनेंट ए मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और मान लो मैंने बोला कि R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस K R1। तो जरा देखो R2 प्लस K R1 करके क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या आएगा भाई? तो ये देखो ऐसा आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट आएगा A1 B1 C1, यहां पर R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो A2 प्लस K A1 एंड B2 प्लस K B1 एंड C2 प्लस K C1 हो गया, और ये आ गया A3 B3 C3। ये आ गया कौन सा प्रॉपर्टी से? ये ट्रांसफॉर्मेशन किया तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 प्लस K टाइम्स R1। अब बोल रहे हैं ऐसा करने से वैल्यू नहीं चेंज होगी, तो मैं दिखा रहा हूं कि वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी। अब बिकॉज इसमें सेकेंड रो के सारे एलिमेंट क्या है, दो दो टर्म के सम है। सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट में दो टर्म है, तो प्रॉपर्टी जो अभी पीछे पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी क्या बोलती थी, ऐसे केस में हम इसको दो डिटर्मिनेंट के समेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम में स्प्लिट करें तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, प्लस दूसरा A1 B1 C1 और ये K A1 K B1 K C1 एंड A3 B3 C3। अब मैं बोलूंगा बेटा ये तो डिटर्मिनेंट A है, पहला वाला तो वही डिटर्मिनेंट है यही वाला, और दूसरा वाला जो है K कॉमन ले लिया बाहर, K बाहर ले लिया अगर तो K से अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये K हट गया, यहाँ से भी K हट गया, यहाँ से भी K हट गया। तो अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि रो 1 और रो 2 तो आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है एंड देयरफॉर इट इज डिटर्मिनेंट। मतलब जब आप किसी दूसरी रो का स्केलर मल्टीपल ऐड करते हो तो वो it is equivalent to adding a determinant having two row multiple या identical, and that means adding 0, and adding 0 to any number doesn't change the number. That is the basic idea, but this property is very useful। सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही प्रॉपर्टी होगी डिटर्मिनेंट के रिडक्शन में। तो चलो अब डिटर्मिनेंट के थोड़े से रिडक्शन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं,
उसको वर्कआउट करते हैं। पहले मुझे बता दो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी थोड़ा सा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना तो और इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है जी, ओके। एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दे रहा हूं कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 4 3 6 2 1 3। ये डिटर्मिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन। तो देखो क्या करना होगा। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब है वी कैन यूज ऑल एनी प्रॉपर्टी विच इज डन सो फार, बट एक्सपेंशन नहीं करेंगे। अब जरा देखो, एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए? हमारा टास्क होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने के। क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट की कोई एक रो या कोई कॉलम में एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो हो गए तो वो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा, वो 3/3 से 2/2 हो जाएगा, फिर इवेल्युएट हो जाएगा। या हम इस डिटर्मिनेंट को ट्रायंगुलर फॉर्म में ले जाएंगे। अगर इसको हम ट्रायंगुलर बना दें तो आपको पता है कि ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो फिर से इवेल्युएट हो जाएगा। तो हमारा पर्पसफुली हमारा पूरा फोकस होना चाहिए उसको या तो ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना और या तो ऑर्डर को रिड्यूस करना। और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये फर्स्ट 10 प्रॉपर्टीज को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, 1 1 1 4 3 6 2 1 3। अब एक चीज देखो यहां पर, एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि एक एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट भी 1 है, तीसरा भी 1 है, मतलब एक रो ऐसी है जिसके सारे एलिमेंट सेम है। और ये एक आइडियल कंडीशन होती है। अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएं या किसी कॉलम में सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाएं तो वो तो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा देखो, अगर ये सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं तो मैं ऑपरेशन करूंगा C2 रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। ठीक है, क्या होगा? अब पहले देखो, मैं ये दो प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लगाता हूं, पहले मैं एक एक प्रॉपर्टी लगाता हूं। ठीक है, ये ऑपरेशन किया बेटा तो ये डेल्टा, क्योंकि ये ऑपरेशन से वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ये डिटर्मिनेंट मुझे ऐसा नजर आएगा। ये पहला रो को मैंने चेंज नहीं किया, फर्स्ट रो रिमेन्स सेम 1 4 2। क्वेश्चन करने के लिए नहीं बैठे हैं यहां पर, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि क्या है, चीजों को समझेंगे। 1 4 2 फर्स्ट रो है। सेकेंड कॉलम रिड्यूस होगा कैसे? सेकेंड कॉलम के एलिमेंट में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का -1 मल्टीपल ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सो दैट 1 में -1 ऐड करके 0 हो जाए, तो यहां 0 लाना हमारा पर्पस है। ये 0 हो गया। -4 ऐड हुआ 3 में तो आया -1, -2 ऐड हुआ 1 में तो आया -1। और थर्ड कॉलम है 1 6 3। अब जरा यहां एक सेकंड के लिए रुको। जब मैंने कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म किया, किसकी हेल्प से किया? कॉलम 1 की हेल्प से किया, और कॉलम 3 को एज इट इज रखा। अब इसके बाद मैं अगर एक एक जीरो आ गया, एक जीरो और बनाना चाहता हूं तो एक बार फिर से मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? अब C3 को चेंज करूंगा, या तो C3 या तो C1। रुक जाओ, क्या नहीं समझ में आया दीक्षांत? दीक्षांत अनम्यूट करके बोलो बेटा, क्या नहीं समझ में आया?
सर ये पहला स्टेप समझ नहीं आया, C2 माइनस C1। मैंने बेटा C2 कॉलम 2 किसी भी रो या कॉलम को मैं इस प्रॉपर्टी से रिड्यूस कर रहा हूं, C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 प्लस लैम्डा C1 लिख सकता हूं कि नहीं? ये लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसा करने से वैल्यू चेंज होगी कि नहीं? नहीं होगी। नहीं होगी। तो और लैम्डा की वैल्यू कोई भी स्केलर यूज कर सकते हो। लैम्डा कैन बी 1, हाफ, 0.1, 2, 3, कुछ भी, x, y, z कुछ भी हो सकता है। लैम्डा, आयोटा, कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि वो लैम्डा का तो कोई रोल ही नहीं है। ये के के जगह पर मैं कुछ भी ले सकता हूं। यहां पर देखो ये के लिखा, के ऐड किया, तो अल्टीमेटली तो दूसरे में के कॉमन है करके वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। तो एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो। तो ये लैम्डा C1 करने से इट इज एज गुड एज यू आर एडिंग अ डिटर्मिनेंट विच इज जीरो। तो ये कर सकते हैं, ये समझ में। आप क्यों कर रहा हूं मैं, ये देखो, कर सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों किया ये डाउट हो सकता है कि ऐसा क्यों किया, C2 माइनस C1 मतलब C2 प्लस माइनस 1 टाइम्स C1 क्यों किया? क्योंकि मुझे यहां जीरो चाहिए। तो और इसको जीरो बनाने के लिए मैं इस सेकेंड कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। तो सेकेंड कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का मल्टीपल ही तो ऐड कर सकता हूं। तो या तो मैं थर्ड का कोई मल्टीपल ऐड करूं या तो फर्स्ट का। तो मैंने फर्स्ट का -1 मल्टीपल ऐड किया। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसी तरह से मैं यहां जीरो बनाना चाहता हूं, इसको भी जीरो बनाना चाहता हूं। अब क्या करूं? तो ये थर्ड कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना है, किसकी हेल्प से करूं? चाहे जिसकी हेल्प से करो। आप फर्स्ट को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं थर्ड को चेंज करना चाहता हूं तो थर्ड को भी मैं फर्स्ट की हेल्प से करूंगा, क्योंकि इसकी हेल्प से करूंगा तो जीरो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहां तो चेंज होगा नहीं। तो हम यहां लिखेंगे C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। ऐसा करने से क्या आएगा बोलो? ऐसा करने से आएगा 1 4 2, फर्स्ट कॉलम इज अनचेंज्ड, 0 -1 यहां 1। ध्यान से देखना, इसमें से ये वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है, थर्ड से फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो 1 - 1 0, 6 - 4 इज 2, 3 - 2 इज 1। बात समझ में आई यहां तक? अब जो डिटरमिनेंट देखो, ये जो डेल्टा है वही डेल्टा ये है। अभी यहां तक जो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। बट ये डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं। अब इसका ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा। ये 1 इंटू फर्स्ट रो से देखो, 1 इंटू क्या हो गया, 2/2 का डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा -1 2 एंड -1 1, ऐसा हो गया। और अब इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, -1 + 2, तो 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब इस पूरे डिस्कशन में ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, प्रॉपर्टी 10 कैसे अप्लाई होगी किसी डिटर्मिनेंट को बिना एक्सपैंड किए हुए इवेलुएट करने के लिए। ऑल्दो यू माइट हैव सम क्वेश्चंस in this entire process of evaluation, I'll come to your questions. I want to just take your attention towards few more things. One of that is ये जो दो ऑपरेशन हमने किए, इसमें कौन से कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया, कॉलम 2 और कॉलम 3, मतलब ये दो कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया हमने फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। अब जरा देखो, ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कॉलम 2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं 1 से और फिर कॉलम 3 को कर रहे हैं 1 से। तो 1 फर्स्ट कॉलम, तो जिस कॉलम से या जिस रो से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जिसकी हेल्प से कर रहे हो, वो रो अगर चेंज नहीं हो रही है तो उस सब्सिक्वेंट जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सब इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। मतलब फर्स्ट कॉलम तो हमने चेंज ही नहीं किया ना, तो फर्स्ट कॉलम से हमने इसको चेंज किया और फर्स्ट कॉलम से ही इसको चेंज किया, तो मैं ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही स्टेप में कर सकता था, समय बचा सकता था, स्पेस बचा सकता था। कैसे, वो देखो।
मैं दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक ही स्टेप में करता तो क्या करता? और ठीक है, इधर देखो मैं यहां करके दिखा रहा हूं, इस पोर्शन को मैं हटा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक ही स्टेप में ये काम हो सकता था कि नहीं। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये डेल्टा, दिस डेल्टा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, C2 is replaced by C2 minus C1 and C3 is replaced by C3 minus C1। क्योंकि जब ये दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों डिपेंडेंट ना हो। डिपेंडेंट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम किसी ऐसे कॉलम या रो को यूज कर रहे हो जो फर्स्ट में चेंज हो गई, फर्स्ट के थ्रू चेंज हो गई। तो यहां पर चेंज कौन सी हो रही है? कॉलम 2 चेंज हो रहा है। तो कॉलम 3 को यूज कर ट्रांसफॉर्म करते समय मैं कॉलम 2 तो इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं, तो ये इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये देखो आपके सामने, फर्स्ट कॉलम इज 1 4 2, सेकेंड कॉलम क्या हुआ, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो आ जाएगा 1 -1 0 -1 एंड -1, तो 0 -1 -1। एंड थर्ड कॉलम, थर्ड माइनस फर्स्ट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0, 6 - 4 is 2 एंड 3 - 2 is 1। तो आप ये दो स्टेप लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख सकते हो और इसके बाद में आप आंसर लिख सकते हो। ये तो ये था कि हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस वी कैन कैरी आउट इन वन स्टेप। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कैरियड आउट इन वन स्टेप, देन आंसर इज as many independent transformations you can have। independent मतलब if you are performing one transformation subsequently the second in the same step, then in the second transformation no such row or column can be used whose element has been changed because of the first transformation। तो अगर ऐसे 2 या 3 या 4 ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिनमें से किसी को भी अप्लाई करते समय उसके पैरेलल जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं उसके थ्रू वो ऐसी कोई रो या कॉलम इस्तेमाल नहीं हो रही है जिसके एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, तो हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है ऑल बट वन। अगर 3/3 है, अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो एक साथ 2 रो या 2 कॉलम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्लीज मेंशन रो और कॉलम एक साथ ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही किसी भी रो को ट्रांसफॉर्म करोगे तो उस रो में हर कॉलम का एलिमेंट होगा। अगर वो रो चेंज हो गई इसका मतलब है कि उस रो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हर एक कॉलम के एलिमेंट में कुछ कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर आप उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पैरेलल उसी के साथ कर दोगे तो आप एक डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे, क्योंकि एक चेंज्ड एलिमेंट तो चेंज हो गया है लेकिन आप बिना चेंज के भी यूज करोगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 3/3 में मैक्सिमम 2 ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ कर सकते हैं और वो दोनों आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो ये है कि याद रखना है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका, अच्छा पहले आप इसके अलावा कोई क्वेरी है इसमें? मैंने क्वेश्चन दिया था विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। तो आपका क्वेरी ये हो सकता है कि सर आपने भी तो एक्सपैंड किया, ये लास्ट स्टेप में तो आपने एक्सपैंड ही कर दिया, इजंट इट? ये क्वेरी आपकी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका नहीं है, होना चाहिए। बिल्कुल, रीत ने बोला हाँ ठीक है कि हमने तो एक्सपैंड किया। हाँ डिपेंडेंट होगा बेटा तो सेपरेट करना पड़ेगा, अभी मैं आऊंगा क्वेश्चन करते समय आएंगे ना, बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आएगी। हाँ तो रीत ने बोला कि सर आपने यहां पर भी तो एक्सपैंड किया, तो हमने बोला देखो यहाँ पहली बात तो 2/2 का जो है 2/2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो कर सकते हो, इसमें कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कर सकते हो, राइट। बट स्टिल यहां अगर मैं चाहूं तो ना करूं, मैं नहीं करता, लो नहीं करता। ये देखो ये 0 हो गया है, ये 0 हो गया, अब ये 2 है, इसको मैं 0 बनाना चाहता हूं तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन और कर दूंगा, क्या?
R2 is replaced by R2 minus 2R3। ऐसा करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर 1 0 0, सेकेंड रो में थर्ड रो का डबल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहां आ जाएगा 0, इसका डबल इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका डबल इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 0 आ जाएगा, और ये है 2, ये है -1, ये है 1। अब बेटा ये हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है द वैल्यू ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। मतलब एनी डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बाय अप्लाइंग सुटेबल रो ऑब्लिक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कहीं लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। इसको मैं हटा रहा हूं, मैं इस स्लाइड को चेंज कर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये लास्ट वाला स्टेप समझ में आ गया ना कि मैंने इसको सेकेंड रो का ये वाला एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन किया। R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 minus 2R3। सेकेंड रो में से थर्ड रो का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट यहां 0 आ जाए और ये ट्रायंगुलर बन जाए, अपर ट्रायंगुलर नहीं लोअर ट्रायंगुलर बन जाए, फिर वो प्रॉपर्टी वाइज उसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 10th प्रॉपर्टी में इससे डिटेल में समझने का जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। बोल रहे हैं विदाउट एक्सपैंडिंग शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, विदाउट एक्सपैंडिंग इवेल्युएट दिस। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। ये वाला इसके इक्वल है, कैसे करेंगे? 5 7 3 फर्स्ट रो एज इट इज है, थर्ड रो एज इट इज है, सेकेंड रो में चेंज हुआ। क्या हुआ, क्या किया मैंने? यहां से यहां करते समय हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया? अब एलिमेंट को देखोगे समझ में आएगा। ये एलिमेंट को देखो, ये एलिमेंट -2 है, चेंज नहीं हुआ, मतलब 0 से इसको ट्रांसफॉर्म किया गया। एनी मल्टीपल ऑफ 0 ऐड करने से नहीं चेंज हो गया। ये 1 है, 1 का 16 हो गया, तो 5 का थर्ड मल्टीपल ऐड करके 16 आ सकता है। ये 1 है, इसका 7 हो गया तो इसका थर्ड। तो क्लियर दिख रहा है कि R2 इज रिप्लेस्ड बाय, क्या बोलूं मैं? yes yes R2 is replaced by R2 plus triple of R3। yes, तो ये आ जाएगा। अब इससे ये कैसे है, ये वाला तो हमेशा देखना है कि क्या चेंज हो रहा है और क्या नहीं चेंज हो रहा है। ये 273 है, 9 - 2 7 है, 302 है। तो रो से देखने से आपको थोड़ा बेनिफिट नहीं मिलेगा, जरा कॉलम को देखो, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सी रो या कॉलम नहीं अफेक्टेड है। तो ये और ये सेम है, और यहां 3 1 2 है, या रादर ये देखो ऐसा है ना। तो ये हम यहां से यहां जा रहे हैं, मान लो यहां से यहां आ रहे हैं, तो कॉलम 2 एज इट इज है, कॉलम 3 भी एज इट इज है, 372 372। कॉलम 1 चेंज हुआ, क्या किया? कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय, यस बोलो बोलो बोलो, कॉलम 1 इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम 1। 5 की जगह 2 आ गया, 16 की जगह 9 आ गया, 7 जा रहा है, 7। तो ये थर्ड ना, थर्ड C1 - C3। ऐसा करने से 5 - 3 is 2, 16 - 7 is 9 and 5 - 2 is 3। अब आ गए कि भाई चलो पहले को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को तीसरे में दिखा दिया बिना एक्सपेंशन के। कौन सी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे ये इवेल्युएशन कैसे हुआ, अब इसको इवेल्युएट कैसे किया जाए ये बताओ, क्या करें इवेल्युएशन में, मुझे समझाओ। इसकी वैल्यू 31 है, ये कैसे
किया जाए, कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इवेल्युएट करने के लिए मुझे 2 जीरो बनाने हैं। 2 जीरो बनाने के लिए कहीं पर एक 1 चाहिए मुझे, किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बोला लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, इसी को, ये पहला स्टेप इनिशियल डेल्टा। तो डेल्टा हमारा है ऐसा 5 7 3 1 -2 1 5 0 2। अब मैं 2 जीरो बनाने के लिए, मतलब आपके पास तमाम तरीके हैं, मतलब एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ वेज हैं, हर कोई का अपना तरीका है, इसलिए आप किसी से कॉपी मत करो, आप अपने हिसाब से सोचो। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, देखो ध्यान से, ये 1 है, 1 से कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं ऐसे लिख रहा हूं R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस 5 R2 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 5 R2। तो सेकेंड रो का इस्तेमाल करते हुए हमने फर्स्ट और थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिकॉज जिस रो से मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं उस रो को मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूं। हाँ, वो भी कर सकते हो तुम, वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। R1 माइनस R3 भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जो आपको स्ट्राइक करे वो करो, आंसर तक आ जाओ, दैट्स इट। तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ऐसा करने पर क्या आएगा बेटा, तो ऐसा आ जाएगा। इसका फिफ्थ मल्टीपल इसमें से गया तो यहां 0 हो गया, इसका फिफ्थ मल्टीपल इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो 17 आ गया, इसका फिफ्थ मल्टीपल इसमें से गया तो -2 आ गया। ये 1 है, ये -2 है, ये 1 है। ऐसे ही सेकेंड रो का फिफ्थ मल्टीपल इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो 0, इसका फिफ्थ मल्टीपल इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10, इसका फिफ्थ मल्टीपल इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3। अब मैंने देखा कि फर्स्ट कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो रहे हैं, हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इसी को ऐसे लिख दूं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, इसको सीधे रिड्यूस कर सकते हैं, बट डायरेक्टली तो ये ऐसा आ जाएगा, बिकॉज ये सेकेंड रो है ना, प्लस माइनस प्लस, तो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 17 -2 10 -3, और फिर 2/2 से आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, -51 तो 51, नेगेटिव ऑफ 51 -51 and plus 20, that is got negative of -31, that is 31. But I don't say that this is the only way, there can be n number of ways, वो आपको सोचना है आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप कैसे भी करेंगे आंसर आएगा, आप किसी भी तरह से जाएंगे तो आंसर आएगा। जैसे दीक्षांत ने बोला कि इसको सर ऐसे करिए, C1 इज रिप्लेस बाय C1 माइनस C1 नहीं, हालांकि वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने लिख दिया R1 इज रिप्लेस बाय R1 माइनस R3 एंड R3 एंड R2, अभी ऐसा रहने दो, ऐसा आ जाएगा। R1 में से R1 माइनस R3 और यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ इसमें से ये जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया -2, यहाँ आ गया 1, यहाँ रहा 5, यहाँ रहा 0, यहाँ रहा 2। अब अगर हम देखें तो ठीक है, हम 0 यहाँ 0 तो ला दिए, लेकिन अभी कोई मुझे फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 0 मुझे एक ही रो या एक ही कॉलम में चाहिए, तो एक 0 तो और बनाना पड़ेगा मुझको। अब वो एक 0 बनाने के लिए मैं इस वाले 0 को या इस वाले 0 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले कॉलम को चेंज करने की कोशिश करूंगा, या यहां 0 बनाने की कोशिश करूंगा, वो भी कर सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके बाद लिख सकता हूं C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस 7 C3, तो ऐसा आ जाएगा। कॉलम 1 नहीं चेंज होगा, यहाँ 7 माइनस इसका 7th मल्टीपल, तो यहाँ 0 आ जाएगा, इसका 7th मल्टीपल इधर सब्ट्रैक्ट हुआ तो आएगा -9, इसका 7th मल्टीपल इधर तो आ गया 14।
-14 आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ऐसे मतलब थोड़ा सोच करके कुछ बोलना, ऐसे ऐसे जल्दबाजी में कुछ मत बोल देना, ठीक है। अगर आपने बोला, किसी ने बोला कि C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1 कर दो, बेटा कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ जीरो आ जाएगा। लेकिन ये जीरो इधर उधर रैंडमली जीरो बनाने से क्या कोई एक गेम थोड़ी चेस खेल रहे हैं, कभी इधर भाग गए कभी इधर भाग गए, नहीं। एक टारगेटेड होना चाहिए, एक विजन के साथ जाएंगे। हमारा विजन है कि किसी एक रो में जीरो लाना। अगर आप अलग अलग रोज में जीरो बनाते रहोगे तो आप जीरो ही रहोगे, कुछ होगा नहीं उससे। तो किसी एक रो में जीरो, अब ये 2 जीरो आ गए, अब 2 जीरो आ गया, अब इवेलुएट कर लो इसको। कहां से इवेलुएट करोगे? इससे। क्या आ गया? -14 एंड +45, फिर आंसर वही आएगा 31। तो I do not mind what property you follow, I do not mind how you process and what intermediate transformation you do, that doesn't count. But yes, suppose if someone is doing it in 2 transformations, you are doing in 1 transformation, your way is better, your observation is better. But अगर equal number of transformation कर रहे हो तो आपका हो सकता है थोड़ा बेटर हो, अगर उसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो, उसके एलिमेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो रहे हो, है ना, कैलकुलेशन आसान हो तो, बट करो, किसी को कॉपी नहीं करना। बी पार्ट पे जाओ, बी पार्ट का आंसर करो। 2 3 5 6 4 8 10 10 18 विदाउट एक्सपैंडिंग इवेलुएट करना है। मतलब या तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना दो, मतलब ऑर्डर रिड्यूस करो, या तो ट्रायंगुलर बनाना है। फटाफट सोचो क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं। एलिमेंट को ध्यान से देखो, जितना बेटर ऑब्जर्वेशन होगा एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स के बीच जितना रिलेशन, रोज को देखो, कॉलम्स को कंपेयर करो और देखो कि क्या रोज के एलिमेंट में कोई रिलेशन है, कोई लीनियरिटी का या किसी तरह से मल्टीपल है, या कॉलम में ऐसा कोई रिलेशन है, तो उस रिलेशन को आपको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वेशन तुम्हारा कैसा है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब तो आप जानते हो बेटा कि सिर्फ आंखों से देखने को ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आपकी आईज और आपका माइंड दोनों बिल्कुल सिंक होना चाहिए, और जो आप देखना चाहते हो उधर जाना है। कुछ स्पेशल ऑब्जर्व हुआ, कुछ भी स्पेशल ऑब्जर्वेशन है तो आप बोल सकते हैं। अब देखो, जब कुछ ना समझ में आए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ बातें तो हमेशा ही कर सकते हैं। जैसे देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये एलिमेंट बड़े बड़े हैं, इनको छोटा बनाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ 10 है तो मैंने यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 10, और यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 4, और यहाँ लिख दिया 5, सॉरी 8। क्या किया मैंने क्या किया, मैंने R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2 कर दिया, ठीक है। इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, पर कुछ फर्क पड़ भी गया। क्या फर्क पड़ा? ये 2 3 5 है, ये 4 6 10 है, तो मुझे दिख गया कि ये देखो, ये तो इसका मल्टीपल है। इसके बाद अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 टाइम्स ये आ गया तुम्हारा 2 3 5 6 4 8 एंड 2 3 5, 2 रो आइडेंटिकल, वैल्यू इज 0। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो किया था R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R2, और उसके बाद में अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया, दैट R3 इज रिप्लेस्ड बाय हाफ R3, इसलिए यहां बाहर 2 कर दिया, और फिर ये अंदर 2 रो आइडेंटिकल हो गई, वैल्यू 0 हो गई, 2 इंटू 0 इज 0। बट ये जरूरी नहीं कि यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही मेथड है।
मेथड तमाम हो सकते हैं। जैसे जैसे मैं ऐसे जाता, ध्यान से देखो, मैं देख रहा हूं कि यहां पर सारे एलिमेंट में 2 कॉमन है, यहां पर सारे एलिमेंट में 2 कॉमन है, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता था, इसको ऐसे लिखता 4 टाइम्स 2 3 5 एंड 3 2 4 एंड 5 5 9। क्या किया? तो मैंने बोला R2 एंड R3 से क्या कॉमन लिया, टेकिंग 2 फैक्टर कॉमन, 2 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, ये आ गया। और फिर मैंने जो ऑब्जर्व किया, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 5 + 4 9, मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो को ऐड करके थर्ड रो बन रही है। तो मैं इसके बाद यहां लिख सकता हूं मैं R2 इज रिप्लेस सॉरी R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1 प्लस R2। थर्ड रो के एलिमेंट में फर्स्ट रो और सेकेंड रो का -1 मल्टीपल ऐड कर दिया, और ऐसा करने से हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया। कैसे? 2 3 5 3 2 4 0 0 0 एंड देयरफॉर वैल्यू 0। ये भी हो सकता है। मतलब आपको स्टेक नहीं करना है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिवली सोचते रहना है, और ये नहीं सोचना परफेक्ट वे क्या है। देयर इज नो परफेक्ट वे। परफेक्शन के बारे में नहीं सोचना, आपको स्टार्ट लेना है। अच्छा, अब परफेक्शन देखो, अगर आपको स्ट्राइक कर जाए तो वो भी हो सकता है, पहले स्टेप में हो सकता था। देखो ध्यान से देखो, 2 का डबल 4 + 6 10, 3 का डबल 6 + 4 10, 5 का डबल 10 + 8 18। तो कोई ऐसा भी देख सकता था कि R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस, बोलो, R2 + 2R1। फर्स्ट रो का सेकेंड मल्टीपल प्लस सेकेंड रो को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा एक ही स्टेप में आ जाएगा 2 3 5 6 4 8, बिकॉज R1 R2 तो मैंने चेंज नहीं किया, और यहां आ जाएगा 0 0 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो मैंने आपके सामने 3-4 तरीके से रिड्यूस करके दिखाया, बट मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझो कि ये 3-4 नहीं, देयर आर 300-400 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, और आप चाहो जितना चाहो उतना टाइम वेस्ट कर सकते हो इसमें, और जितना चाहो उतना डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन वेस्टेज नहीं है अभी शुरू में, उसके बाद अपने आप आपको जो है वो मतलब शॉर्टेस्ट वे जो है वो अपने आप दिखने लगेगा। और थोड़ा सा सोच सोच के, एकदम माइंडलेसली नहीं करना है कोई चीज को, ठीक है? तो ये 2 केसेस हो गए, अगले उस पे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इसको करके दिखाओ। जैसे मैंने बोला कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट 1 1 1 बी सी ए सी ए बी। अब इसको इवैल्यूएट करना है, तो हम क्या करेंगे? मान लो ये डेल्टा है, तो हम क्या करेंगे जी? तो यहां पर दिख रहा है कि एक 1 1 1 दिख रहा है, राइट? तो स्ट्रेट वे बताओ, चलो समझाओ मुझे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है यहां पर, क्या करना चाहिए आपको? तो जीरोस बनाओ फटाफट, जल्दी से जीरोस बनाओ। तो बिकॉज आई हैव द फर्स्ट रो, ऑल द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो आइडेंटिकल। जब किसी भी रो के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हैं, या तो आइडेंटिकल हो, नहीं है तो बनाते हैं हम, यहां पर तो फॉर्चुनेटली आइडेंटिकल हैं, तो जीरो बनाना बहुत आसान है। तो जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं बोल सकता हूं कि C2 इज रिप्लेस्ड बाय C2 माइनस C1 एंड C3 इज रिप्लेस्ड बाय C3 माइनस C1। अब ये आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ 1 B C रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 0 C माइनस B A माइनस C।
यहां हो गया 0, a माइनस बी एंड b माइनस सी, एंड देन अब ये ऑर्डर रिड्यूस हो गया तो ये 2/2 हो गया बेटा, c माइनस बी, a माइनस बी एंड a माइनस सी एंड b माइनस सी, क्योंकि ये है ना ये दिस, तो ये सिर्फ ये 2/2 बन गया। अब इसके बाद में ये क्या हुआ, देखो ये दोनों सेम है ना, ये भी b माइनस सी है, ये उसी का नेगेटिव है ना, ये b माइनस सी और इसका नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया तुम्हारा a माइनस सी इंटू a माइनस बी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या कर रहे हो, इसके पहले इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और माइनस कॉमन लेने के बाद में यहाँ प्लस हो गया होगा ये, तो आ जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस ab माइनस ac प्लस bc। तो फाइनली इफ यू ऑब्जर्व इट इज नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, तो इवेलुएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इवेलुएट करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको इवेलुएट कर लो और क्लास को यहीं पे समराइज कर देते हैं आज की क्लास को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट किसी भी इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू a b c b c a c a b, विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है, 3/3 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नहीं करेंगे, 2/2 में रिड्यूस करके आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इवेलुएट क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब यहां पर जो इश्यू है, क्या क्या ऐसी बात है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस डिटर्मिनेंट के स्पेसिफिक विच इज रिमार्केबल, एनीथिंग विच इज रिमार्केबल। तो रिमार्केबल अगर देखोगे तो आपको एक तो रिमार्केबल बात यह लगेगी कि सारे एलिमेंट देखो तो 3 ही एलिमेंट है एबीसी, और वही एबीसी एबीसी बीसीए सीएबी साइक्लिक तरीके से ऐसे रोटेट कर रहे हैं। हाँ, दीक्षांत ने बोला सिमेट्रिक है, गुड, बट बेटा सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती है एज फार एज इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज कंसर्न। ठीक है, तो सिमेट्री से हमें कोई माइलेज या कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ इतना होगा कि उसका एक्सप्रेशन सिमेट्रिक आएगा। यूनिट मैट्रिक्स ये क्या है मानसा, ये यूनिट मैट्रिक्स क्या है बेटा? I don't get you. Can you unmute yourself and speak? हाँ देखो, ध्यान से देखो, तो वो सब नहीं है। एक बात ये है कि बिकॉज किसी भी रो में जाओ तो एलिमेंट वही है एबीसी, किसी भी कॉलम में जाओ तो एलिमेंट वही है एबीसी, और मेरा पर्पस क्या होता है, पर्पस अपना बोलो, पर्पस क्या है, इसको इवेलुएट करना। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें किसी रो में एलिमेंट को आइडेंटिकल करना पड़ेगा इफ इट इज पॉसिबल। So here it is possible to make all the element of any row or column identical. How? Can you suggest me some transformation by which all the elements of any row or any column become same? नहीं स्ट्राइक कर रहा है, वेल डन।
वेल डन, बिल्कुल सही है। इफ आई से दैट R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, या R1 को रिप्लेस कर दो या R2 को या R3 को, इससे जिस रो को रिप्लेस कर रहे हो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, दूसरी रोज में कुछ मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं, या कॉलम से भी C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 भी बोल सकते हैं, राइट। तो क्या आएगा, इससे हो जाएगा कि फर्स्ट रो के एलिमेंट हो जाएंगे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और यहां आ गया B C A C A B। अब अगला स्टेप क्या हुआ, अगला क्या करना चाहिए, नाउ आई कैन सी दैट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, तो टेक A प्लस B प्लस C कॉमन, A प्लस B प्लस C फैक्टर बाहर निकाल दो, तो आप यहां लिख देंगे टेकिंग A प्लस B प्लस C फैक्टर कॉमन आउट फ्रॉम R1, तो यहां आ गया 1 1 1 B C A C A B, और इसके बाद की कहानी अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। नाउ प्रोसीड एज लास्ट क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन यही था, इसी के बाद था ना। तो ये कुछ मतलब जो मैं लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं डिस्कस किया ना 11th प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी अल्टीमेट प्रॉपर्टी है। दिस प्रॉपर्टी हैज गिवन अ टूल टू cut the size of the determinant, make the elements simple, reduce the value of elements, identify as many number of zeros as possible, किसी रो में एलिमेंट को जीरो बना दो, किसी कॉलम के एलिमेंट को जीरो बना दो, और ट्रायंगुलर में रिड्यूस कर दो। ये है, किसी भी डिटर्मिनेंट को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसको भी नोट करके लिख दो, एनी, एक नोट लिखो और खत्म करो, एनी, इस पर आप सोचना, और अगली क्लास में अगर आपको क्वेरी होगी तो मैं आपको इस बात को प्रूफ भी कर दूंगा। क्या, एनी डिटर्मिनेंट can be reduced to a triangular determinant, triangular form मतलब determinant of a triangular matrix, by applying finite number of suitable row oblique column transformations। and properties। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके फाइनाइट मेनी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से हम किसी भी डिटर्मिनेंट को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होती है, तो उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यूजिंग द रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन and the properties of matrices we have done so far, determinant we have done so far, we can evaluate any determinant, that's it। तो अब आपका टास्क क्या है, आपको करना क्या है, होमवर्क क्या है, तो होमवर्क मैं इसको होमवर्क को पोस्ट भी कर दूंगा। एक तो डिटर्मिनेंट फ्रॉम एनसीईआरटी 4.1 एंड 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। और इसमें ध्यान देना बेटा, 4.1 4.2 एनसीईआरटी से कंप्लीट मतलब उसके सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल भी करेंगे सारे अपने आप एनसीईआरटी का, ठीक है। और गेम में आप करेंगे 5, गेम 4 एंड 5 कंप्लीट, एंड 6 नहीं करेंगे अभी, 4 एंड 5 तक करिए, ठीक है। 4 एंड 5 एंड 6 भी कर सकते हैं,
6 में अगर करेंगे, गेम 6 में करेंगे तो अप टू क्वेश्चन नंबर 7, इसके आगे भी नहीं कर सकते, अप टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और लेट मी सी, एक क्लास में और लगाऊंगा क्योंकि डिटर्मिनेंट अभी चूंकि आपको आज समझ में आया है, तो इसके बाद में एक क्लास और लगा लेते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और उसके बाद तो रूटीन में आपकी क्लास अगली होगी। तो मैं देखता हूँ कि एक क्लास बीच में कोई अनाउंस करके लगा देंगे, आपको इंटीमेट करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास के अंदर में मुझे बताना कुछ नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस करूंगा, मैंने सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। ये जितना मैंने बोला है, गेम 4, गेम 5, गेम 6, मतलब गेम 6 तक सारी गेम में डिस्कस करूंगा, सारे डाउट्स आप मार्क करके रखो। और एनसीईआरटी के जो सम्स करेंगे उसमें डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो क्लास जो है वो इसी वीक में लगेगी, आप उसके लिए वेट करते रहो और क्वेश्चन करते रहो जितना मैंने बोला, ठीक है। टेस्ट के लिए बेटा मैं बताऊंगा, टेस्ट ऑफ मैट्रिक्स इस वीक में होगा, जस्ट कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, क्योंकि डिटर्मिनेंट में जितना बताना था वो मैंने बता दिया। अब टेस्ट में किसी भी दिन रख सकता हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलो कि इसी वीक के एंड तक टेस्ट हो जाएगा, पहला टेस्ट। जल्दबाजी मैं नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ तब टेस्ट लेते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, टेक केयर, ओके बाय।